आज से हम लोग पाठ्यगत प्रश्न का शुरुआत करते हैं लेसन 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। याद करो, जो कार्बन होता है इसके अंतिम में 6 होते हैं, तो 2 4 अंतिम में 4। ऑक्सीजन के 8 होता है, तो 2 6 अंतिम में 6। देखिए, ये ऑक्सीजन लिखिए, ये कार्बन लिखिए, ये ऑक्सीजन लिखिए। ऑक्सीजन के अंतिम में 6 होता है तो 6 दिखा दीजिए। कार्बन के अंतिम में 4 होता है, 4 दिखाइए। फिर ऑक्सीजन के अंतिम में 6 होता है, 6 दिखाइए। मुझे बताइए कि इस ऑक्सीजन का 8 करने के लिए कार्बन से 2 साझेदारी करेगा, इस ऑक्सीजन के 8 करने के लिए कार्बन के भी साझेदारी करेगा। इस तरीके से देखिए, कार्बन के ये 2 तत्व, ऑक्सीजन के ये 2 तत्व, इसके पास भी 8 हो गए। और ये कार्बन जो है, ऑक्सीजन के ये 2 तत्व इलेक्ट्रॉन और कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, सबके पास 8 हो गए। तो इस तरीके से लुईस बिंदु संरचना हम लोग बता सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 कहता है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। पहला बात है, सल्फर का जो सल्फर होता है उसका पूरा संख्या 16 होता है। आप 2 8 6 लिख सकते हैं, अंतिम में 6। देखिए ये सल्फर है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4, 1 यहाँ पर, 5, 1 यहाँ पर, 6। यहाँ सल्फर है 2 2 4, 1 यहाँ पर 5 और 1 यहाँ पर 6। इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करता हुआ जाएगा और इसका पूरा स्टेप पूरा हो जाता है। उसके बाद से पृष्ठ संख्या 70 का है, कहता है कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समयों की चित्रण कर सकते हैं। देखिए पेंटेन है ना, पहले तो एक बात जानना पड़ेगा, जो पेंटेन होगा इसका सूत्र होगा C4H12। अब इसको 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन को जोड़ते चलना जाना है। देखिए एक तो ये संरचना होगी, 5 कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख दिए, और इसके साथ हाइड्रोजन 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 हो गया। सही है। यहाँ भी एक हो सकता है, आप यहाँ के मतलब होता है कि यहाँ भी आप एक पेंटेन की संरचना बना सकते हैं। नाम होगा इसका, देखिए अगर आप इसको CH3 तो इसको CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इसका नाम लिखेंगे तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। फिर एक और संरचना आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर है CH3, यहाँ पर C, ऊपर CH3, नीचे CH3, और आप यहाँ 2 2 2 डाई मेथिल, क्योंकि एक ये मेथिल हो रहा है, एक ये मेथिल हो रहा है, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन लिख सकते हैं 3 कार्बन के लिए। उसके बाद से कार्बन 2 कहता है, दूसरा प्रश्न है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक का विशाल संख्या दिखाई देता है। देखिए पहला बात होता है 2 कारण में कि कार्बन परमाणु का संकलन, दूसरा का होता है कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता। अब इसमें कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। कह सकते हैं कि संकलन कार्बन परमाणु को विशेष गुण होता है जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधे शाखित और किसी भी प्रकार से श्रृंखला बना सकता है। दूसरा है कि चतुसंयोजक के कारण कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ एकल द्विबंध त्रिबंध के साथ संयोजी बंध बनाता है और उपयोग सारणी में कार्बन बहुत अधिक संख्या यौगिक बनाता है, अतः हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक का विशाल भंडार दिखाई देता है। चलिए एक और है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। देखिए साइक्लोपेंटेन की आप C5H10 लिख सकते हैं। यहाँ पर साइक्लो की जब बात करेगा दूना होता है, तो आप चाहें तो आपको मैं बताता हूँ सिंपल तरीके से, आप चाहें तो इस तरीके से भी साइक्लोपेंटेन की संरचना बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान रहेगा। यहाँ पर एक C, यहाँ पर एक C, यहाँ पर एक C, यहाँ पर एक C, साइक्लो और सबके साथ 2 2 आप लिख देंगे, यहाँ पर केवल CH रहेगा, तो साइक्लोपेंटेन की संरचना बन जाएगा। चलिए निम्न यौगिकों की प्रश्न अगला देता है कि निम्न यौगिक की संरचना लिखिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन और हेक्सेनॉल। तो चलिए लिख देते हैं, बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन दिया गया है। पहला आपका एथेनोइक अम्ल, याद करो CH3 COOH, ये लिख दोगे आ जाएगा। बहुत सिंपल में लिख सकते हैं CH3 COOH। ब्रोमोपेंटेन की बात करता है तो आप यहाँ पर CH3 CH2 CH फिर से 2 CH2 5 आप लिख देंगे, फिर Br लिख सकते हैं। और फिर ब्यूटेनोन के लिए देखिए C2H5CO CH3, ये भी लिख सकते हैं।
उसके बाद से हेक्सेनल के लिए सिंपल है C5H11CHO। और फिर उसके बाद से ये लिख सकते हैं हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के पास कि प्रयोग द्वारा एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं लिटमस विलयन का उपयोग करके। तो देखिए एल्कोहल लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या होता है, लिटमस विलयन का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अम्ल का ये गुण होता है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो सारे प्रश्नों को हम लोग बता सकते हैं। एक और प्रश्न इसमें 5 नंबर है, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। CH3CH2Br तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रोमो एथेन बहुत सिंपल नाम है। यहाँ पर CHO मेथेनल आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो यहाँ पर 1 हेक्साइन ट्रिपल बॉन्ड है, 1 हेक्साइन या हेक्साइन खाली लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद से अगला क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए एथेनोइक अम्ल में एथेनॉल की अपेक्षा एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक है। याद भी होगा आपको कि एल्कोहल अगर लिख रहते हैं तो CH3CH2OH और जो एथेनोइक अम्ल होता है COOH, एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद से एक और प्रश्न आता है, ऑक्सीकरण और एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वाई के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। वाई में आप बता सकते हैं, वाई में नाइट्रोजन और अन्य निष्क्रिय गैसें होती है जो एथाइन के दहन हेतु ऑक्सीजन की प्रचुर आपूर्ति को बाधित करती है, इसीलिए एथाइन के दहन के लिए वाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न आपके पास है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा नंबर इसमें है कि ऑक्सीकारक क्या है। तो बता सकते हैं ऐसे तत्व या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन देते हैं या जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। उसके बाद से एक और प्रश्न आपका दिया गया, पाठ्यगत प्रश्न कह रहा है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। तो आपका आंसर होगा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है जिसको हिंदी में अपमार्जक कहते हैं, ये कठोर जल और जो मृद जल होता है दोनों से क्रिया करता है। कहता है कि लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। समांतर साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंड से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है। तो आप इसके उत्तर में बता सकते हैं कि साबुन से कपड़े धोकर साफ करने के लिए रगड़ना या पीटना आवश्यक है, क्योंकि जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवणों के साथ साबुन क्रिया करके अघुलनशील श्वेत दही जैसा पदार्थ बनाता है। यह पदार्थ कपड़े पर चिपक जाते हैं, उसे हटाने के लिए ब्रश या हाथ से रगड़ कर कपड़े को धोना आवश्यक होता है। उसके बाद से अभ्यास प्रश्न आता है। तो देखिए प्रश्न एक आता है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें पहला है 6 सहसंयोजक बंध हैं, B 7 संयोजक बंध है, C 8 संयोजक बंध है कि 9 संयोजक बंध है। तो उत्तर होगा 7 संयोजक बंध है। आप इसको लिख करके दिखा देंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, एथेनोइक अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल के लिए देखिए यहाँ पर CH3COOH होता है और इस तरीके से आप एथेनोइक अम्ल की संरचना लिख सकते हैं। और H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, फिर प्रोपेनॉन है, फिर आपका फ्लोरीन है। तो इन सबको भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड है तो देखिए एक हाइड्रोजन है, सल्फर के 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन से ले लेता है, तो इसीलिए इसको H और बीच में एकल बंध के द्वारा जोड़ देते हैं। उसके बाद से आपका दिया है प्रोपेनेन, तो जानते ही होंगे प्रोपेनेन के लिए CH3COCH3, आप इसको भी बता सकते हैं। और फिर आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी दिखा सकते हैं। एक और प्रश्न कहता है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो
तो आप पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका समान सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजात श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये सब समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। उसके बाद से प्रश्न 7 है कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे। तो देखिए, पहले अंतर में आपको बता दें, यह है एथेनॉल, यह है एथेनोइक अम्ल। इसकी विशिष्ट अभिलाक्षणी गंध होता है एथेनॉल में। एथेनोइक में पहला कहेंगे इसकी सिरके जैसे गंध आती है। एथेनॉल में दूसरा कहेंगे इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। एथेनोइक अम्ल में कहेंगे इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। और तीसरा कहेंगे एथेनॉल में इसका गलनांक 156 केल्विन होता है। इसमें तीसरा कहेंगे इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे तो आप एथेनॉल रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, तो एथेनॉल को पहला कहिएगा ये उदासीन पदार्थ है और एथेनोइक अम्ल में पहला कहिएगा ये अम्लीय पदार्थ है। दूसरा आप कहेंगे कि एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है और एथेनोइक अम्ल में कहिएगा कि ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और तीसरा एथेनॉल में कहिएगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बनाता है। और एथेनोइक अम्ल में तीसरा कहेंगे क्षारीय KMnO4 से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इसके में भी अंतर बता सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी मिसेल का निर्माण होता है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि साबुन के अणु के 2 मुख्य भाग होते हैं, याद करो। एक होता है जलरागी और दूसरा होता है जल विरागी। यानी आप जो पढ़ते हैं CH3 C17H35 और C17H35 COO तो यानी जल रागी है। और ये जो लंबा देख रहे हैं C17H35 COO जल विरागी है। आगे देखते हैं, कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है और आयनिक भाग जिसमें सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है। यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाला जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग बाहर होता है। इस प्रकार मिसेल बनते हैं। एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जलरागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता है, अतः एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनता है। उसके बाद से आगे जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को दिया गया है कि कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कार्बन और इसके यौगिक दहन के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इनका समान ज्वलन ताप होता है। इनका रख रखाव आसान होता है तथा दहन नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। उसके बाद से एक और प्रश्न है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। आप कहेंगे कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम घुलनशील लवण होते हैं। जब साबुन में से ये लवण क्रिया करते हैं तब अघुलनशील लवण बनाते हैं जिसे अस्कम या झाग कहते हैं। ये रिएक्शन में आप दिखा सकते हैं। चलिए, उसके बाद से अगला प्रश्न है, यदि आप लिटमस पत्र से साबुन को जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। उत्तर में होगा साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है तो वह लाल लिटमस को नीला कर देगा। उसके बाद से एक और प्रश्न है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। आपका उत्तर होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक उपस्थिति में कराई जाती है। उसके बाद से प्रश्न 13 है, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 और CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होगी। तो आप बता सकते हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसी में संकलन अभिक्रिया होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, एक तो आपका C3H6 है उसमें और एक आपका C2H2 में होगा। उसके बाद से एक और प्रश्न दिखा रहा है इसमें कि मक्खन और खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो देखिए,
मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि खाना बनाने वाला तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इस अंतर को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला, थोड़े से मक्खन को गर्म करके उसमें कुछ बूंद ब्रोमीन जल डालते हैं तो ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता है, इससे ये पता चलता है कि मक्खन संतृप्त कार्बनिक है। दूसरा कह सकते हैं, खाद्य तेल में कुछ बूंद ब्रोमीन जल को डाल के हिलाते हैं तो कुछ समय बाद ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है, इससे पता चलता है कि खाद्य पदार्थ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। साबुन के सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि आप बताइए। देखिए, बहुत से मैल तैलीय होते हैं और तेल पानी में या घुलनशील है। साबुन के अणु सोडियम तथा पोटेशियम लवण के होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं। साबुन को आयनित भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिश्रित संरचना तैयार करते हैं, जहाँ पर अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इसमें पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिश्रण मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाता है। इस तरीके से इस पाठ का अंत हो जाता है।